हाय एवरीवन। तो डिस्कस करेंगे बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड को। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लोगों के, क्योंकि काफी सारे लोग जो हैं वो ऊपर के भाव में कहीं फंसे हुए हैं। तो उनको लगता है कि स्टॉक नीचे आएगा, और कितना नीचे आएगा, क्या यहाँ से एग्जिट करना चाहिए, स्टॉक में ऊपर जाने की थोड़ी कैपेबिलिटी है नहीं है स्टॉक में, वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे फ्रेश पोजीशन बनाने का अच्छा मौका है, क्योंकि गिरता भाव है, क्या यहाँ से स्टॉक में हम बॉटम फिश करें और फिर हमें आगे अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो वो सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल, इनकी परफॉर्मेंस जो पीपीटी इन्होंने शेयर करी है वो, प्लस इनके टेक्निकल्स, सारी चीजें शेयर करेंगे। उससे पहले कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जान लेते हैं। बोरोसिल रिन्यूएबल लिमिटेड जो है हाई परफॉर्मेंस सोलर ग्लास बनाती है। और सोलर ग्लास बेसिकली, जिन लोगों को नहीं पता, तो ये सोलर पैनल्स हैं। बेसिकली इन सोलर पैनल्स के अंदर कंपनी क्या करती है, जो इसमें जो ग्लास लगा हुआ है ना ऊपर, ये बोरोसिल मैन्युफैक्चर करता है। ये ग्लास वैरायटी का होता है, इसकी काफी एक इंपॉर्टेंस है इस पैनल के अंदर, क्योंकि यही हीट को एब्जॉर्ब करता है, फिर उसे कन्वर्ट करने में आगे दूसरी चीजें लगी होती हैं इसके अंदर। बट ये ग्लास बनाते हैं, और ग्लास के भी अलग अलग एमएम्स आते हैं, अलग अलग वैरायटी आती है, तो वो ये कंपनी बनाती है। प्लस ये है बोरोसिल लिमिटेड, जो इनकी दूसरी सब्सिडरी कंपनी है, जिसमें कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाते हैं ये। अगर आप अमेजन पे जाके बोरोसिल लिखेंगे तो आपको बहुत सारे वैरायटी के प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे वहां पर। बोरोसिल की कैटल, बोरोसिल के मिक्सर ग्राइंडर और बाकी सारी चीजें। एक और जो इनका वर्टिकल है वो है साइंटिफिक इंडस्ट्रियल एंड लेबोरेटरी ग्लासवेयर, जिसके अंदर ये लेबोरेटरी के अंदर जो भी ट्यूब्स और ग्लासवेयर यूज होता है उसको बनाते हैं। फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग, फार्मास्यूटिकल के अंदर काफी सारे ऐसे इंजेक्शन से बाकी ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके अंदर स्पेशल तरीके का कोई कांच का मटेरियल लगता है, वेसल्स लगती हैं, बॉटल्स लगती हैं, ये उसको भी बनाते हैं। तो ये इनका एक प्रोडक्ट बेस है जो कंपनी बना रही है, जो कि ग्लास के अराउंड है, सब कुछ ग्लास से रिलेटेड है। इनकी नेट सेल्स अगर आप देखोगे तो हर साल इनकी नेट सेल्स इंक्रीज करती है। पिछले 5 साल का डेटा उन्होंने दिया हुआ, 94 करोड़ इनका FY 2018 में इनका रेवेन्यू था, जो कि FY 22 में डबल से भी ज्यादा हो गया, और FY 23 के अंदर 234 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू किया। काफी अच्छी ग्रोथ इनकी रही है, और इन्होंने यहाँ पे ये बता रखा है कि किस वर्टिकल से इनको कितना रेवेन्यू आता है। तो लगभग यहाँ पे देख रहे होंगे ऑलमोस्ट 48-52% का यहाँ पे पूरा एक ब्रेकअप इन्होंने दिया हुआ। 109 करोड़ जो है इनको इस वाले सेगमेंट से आता है, 125 करोड़ इनको इस सेगमेंट से आता है। दोनों ही सेगमेंट काफी इंपॉर्टेंट है कंपनी की परफॉर्मेंस के लिए। यहाँ पे कंपनी ने बताया कि जो इनका एक कोल्ड रिपेयर फर्नेस है जीएमबी, मतलब जर्मनी के अंदर, और वो मार्च के अंदर इन्होंने कंप्लीट किया है पूरा, जिससे इनकी कैपेसिटी जो है वो 350 टन्स पर डे तक इनहैंस हो गई है। प्लस ये जो इन्होंने रिपेयर किया है, इससे प्लांट की एफिशिएंसी के साथ साथ जो इनकी कैपेसिटी है वो भी बढ़ेगी। दोनों चीजों का इनको बेनिफिट मिलेगा। और ये आगे भी कैपेक्स कर रहे हैं, आगे भी खर्चा कर रहे हैं जीएमबी के अंदर, जिससे इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है स्ट्रेंथन होगा। प्लस इनकी एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, जिससे लार्ज साइज का ग्लास बनेंगे। क्योंकि आपको पता ही है कि जो पैनल्स हम देख रहे हैं ये अलग अलग साइजेस के अंदर आता है, तो कंपनी ने वही यहाँ पे खर्चा किया जिससे इनकी कैपेसिटी बढ़े, प्लस साइजेस भी ये इंक्रीज कर पाए। ओवरऑल जो खर्चा यहाँ पे लग रहा है वो 33 मिलियन यूरो का लग रहा है, जिसमें से 9 मिलियन यूरोस ये लोग अपने इंटरनल प्रॉफिट्स में से यूज करेंगे, प्लस 24 मिलियन का इन्होंने लोन लिया हुआ है। तो एक पॉजिटिव अपडेट है कंपनी की साइड से। बोरोसिल रिन्यूएबल लिमिटेड की जो प्रेजेंस है वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों में ही है। इंडिया में अच्छी इनकी डिमांड है प्रोडक्ट की, आप देख सकते हैं वर्ल्ड वाइड इनके कस्टमर्स हैं यहाँ पर। जो 25% इनको रेवेन्यू आता है वो एक्सपोर्ट से आता है। और ये अकेले सोल मैन्युफैक्चरर हैं इंडिया के अंदर जो सोलर ग्लास बनाते हैं, और 100 से ज़्यादा डोमेस्टिक कस्टमर्स को सप्लाई करते हैं। जो इनके इंटरनेशनल कस्टमर्स हैं वो मेजोरिटी वेस्टर्न यूरोप और टर्की से आते हैं। और कंपनी ने अपनी जो आउटरीच है वो अमेरिका और मीना में भी इंक्रीज करी है, और काफी बड़ी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी इनको नजर आती है यूरोप में, यूएसए में, टर्की में, ड्यू टू प्रेफरेंस ऑफ लोकल प्रोडक्शन ऑफ मॉड्यूल्स एंड रिस्पेक्टिव कंट्रीज। तो वहां पर क्या है, बेसिकली अब जो ये सोलर की जो डिमांड है वो बढ़ रही है, तो उनको वहां पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है अपने प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। और फाइनेंशियल्स में अगर आप नजर डालेंगे तो फाइनेंशियल्स में देखेंगे आप, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, 5590 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। स्टॉक पी 179 है, मतलब 179 का पी आप सोच रहे होंगे बहुत ही ज्यादा है, और ज्यादा है, बिल्कुल है। ये पी इसलिए स्पाइक अप करके क्योंकि कंपनी ने इस बार लॉस किया है। लॉस की वजह से जो ईपीएस है वो नेगेटिव हो गया, अर्निंग पर शेयर नेगेटिव होने से जो उसका प्राइस टू अर्निंग है वो मल्टीपल वो इंक्रीज होकर 170 190 के लेवल पे पहुंच गया है। आरओ यहाँ पे शो नहीं कर रहा है ऑफकोर्स, क्योंकि प्रॉफिट्स इस बार है नहीं, तो आरओ कैलकुलेट नहीं हो सकता। लेकिन स्टिल अगर आप इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे तो आपको थोड़ा सा उसमें पॉजिटिव नजर आएगा। क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स जैसे हमने देखा सेल्स इनकी एवरी ईयर इंक्रीज कर रही है, एक्सपेंसेस जो है इनके ऑफकोर्स वो तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे, खर्चा बढ़ेगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जो है इनका रॉ मटेरियल वो इंक्रीज कर जाता है। ऑपरेटिंग मार्जिन इनके फ्लक्चुएटिंग है, 14% थे 2018 में, फिर वापस 16% इन्होंने इंक्रीज किया काफी 23 के अंदर। और इस साल जो उम्मीद है वो 11% की है, क्योंकि इनके मार्जिन में काफी ड्रॉप आया है इस बार, वो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे आया है।
और इनके प्रॉफिट्स भी जो है वो फ्लक्चुएटिंग रहते हैं। मार्च 2017 में आप देखेंगे 137 करोड़ का प्रॉफिट किया है इन्होंने, और अभी मार्च 23 में इन्होंने 71 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो ऑफ कोर्स एक रीजन तो ये भी है कि जो इनका ईपीएस है वो काफी फ्लक्चुएटिंग रहता है, जिसकी वजह से जो स्टॉक प्राइस है वो वॉलेटाइल है, और ट्रेलिंग नंबर भी कोई खास लग नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि जो इनका जून का रिजल्ट आया वो बिल्कुल अच्छा नहीं आया है। अच्छा मैं इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि एक तो इसमें यहाँ पे लॉस हुआ है, पहली बात। एक साइड जो पॉजिटिव देखने वाली वो ये है कि इनका रेवेन्यू बढ़ा है 354 करोड़। अगर आप लास्ट जून से कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट रेवेन्यू इनका 109% से ग्रो किया है। लेकिन साथ साथ इनके एक्सपेंसेस भी ग्रो किया है। उसके रीजंस मैं आपको बताऊंगा, इन्होंने बताया अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो काफी डिक्लाइन हुआ है, 28% लास्ट ईयर करने वाली कंपनी इस बार 7% पे आ गई है। तो मार्जिन जो है वो काफी बहुत बुरी तरीके से पिटाई हुई है उसकी। और डेप्रिसिएशन बढ़ गया है 32 करोड़ पे। ऑफकोर्स इनका नया प्लांट जो शुरू हुआ है उसकी डेप्रिसिएशन इन्होंने यहाँ पे इंक्लूड करी है। प्लस इंटरेस्ट कॉस्ट इनकी बढ़ गई है 9 करोड़ पे। वो इसीलिए क्योंकि जो इन्होंने लोन लिया है अपने कैपिटल एक्सपेंडिचरों को करने के लिए, अपने प्लांट को एक्सपैंड करने के लिए, उसके ऊपर इनको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। तो नेट नेट कंपनी ने 12 करोड़ का लॉस किया है। ठीक है, और ये परफॉर्मेंस इतनी जो पुअर हुई है, मैं उसका आपको रीजन आगे दिखाता हूँ कॉन्फ्रेंस कॉल का इनका। लेकिन अगर बैलेंस शीट आप देखेंगे तो शेयर कैपिटल कंपनी की जो है 13 करोड़ है। रिजर्व्स बहुत हेल्दी है, 906 करोड़ पे इनके रिजर्व्स हैं, विच इज वेरी गुड। बोरिंग्स 421 करोड़ की होगी, जिसमें से आप देखेंगे इनकी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 319 करोड़ की है, शॉर्ट टर्म बोरिंग 97 करोड़ की है। बोरिंग्स मुझे इसलिए ज्यादा रेड फ्लैग नहीं लगता। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास रिजर्व्स काफी हेल्दी हैं, प्लस इनके पास में अदर एसेट्स हैं जिसके पास, जिसमें आप देख सकते हैं इन्वेंट्री है 265 करोड़ की, प्लस ट्रेड पेएबल्स है 93 करोड़ के, और कैश इक्विवेलेंट 133 करोड़ में। तो कंपनी उसको इजीली मीटअप कर लेगी। लेकिन अगर लॉसेस हुआ आगे तो ऑफ कोर्स ये एक प्रॉब्लम बन सकती है कंपनी के लिए, अगर आने वाले क्वार्टर्स में इन्होंने लॉसेस किए और भी तो। इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो देखेंगे तो आप तो मैनेजमेंट का स्टेक लगभग स्टैग्नेंट है 61.60% पे। एफआईआई की कोई खास कन्विक्शन नहीं है, 6.29% है। और डीआई की कोई होल्डिंग नहीं है, 0.07% दिखा रहा है। और पब्लिक की होल्डिंग 32.02% है, जिसमें से 2% की होल्डिंग इन्वेस्टर एजुकेशन के पास है। तो नेट नेट 70% होल्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है, 30% होल्डिंग जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स मतलब वीक हैंड्स के पास है। तो इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो जो है वो बहुत ज्यादा खास नहीं है, ठीक ठाक है। बात करते हैं कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल की। लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल है अगस्त 9 2023 की, और इसमें जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए वो ये है, जैसे मैंने आपको बताया, कंपनी का सेल्स वॉल्यूम बढ़ा है। नो डाउट इनके रेवेन्यूज इंक्रीज हुए हैं। सेल्स वॉल्यूम बढ़ने का मतलब ये है जो इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इंक्रीज हुई है, क्योंकि नया प्लांट इन्होंने शुरू किया था, जो कि एक अच्छा पॉइंट है। यहाँ पर इनके एक्सपोर्ट्स बढ़े वहां पर। लेकिन कंपनी के प्रॉफिट्स इसलिए नहीं बढ़े क्योंकि जो एक्सपोर्ट और जो इन्होंने डोमेस्टिक मार्केट जो इंडिया में जो इन्होंने सेल किया है उसके अंदर इनके सेलिंग प्राइस के अंदर शार्प डिक्लाइन रहा है 8.8% का। जो पहले ये सेलिंग कॉस्ट इनकी 140.8 mm की थी वो 128.4 mm की हो गई। वो इसीलिए क्योंकि चाइना, मलेशिया और वियतनाम ने काफी ज्यादा मटेरियल इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट किया, मतलब इंडिया ने इंपोर्ट किया चाइना से, मलेशिया और वियतनाम से। क्यों? क्योंकि चाइना ये और बाकी कंट्रीज जो हैं वो सस्ता माल बेच रही है, 16% सस्ता। उन्होंने बताया कि उन्होंने प्राइस डिक्लाइन किया है। और डिक्लाइन करने के लिए एक और रीजन उन्होंने बताया कि जिससे नेचुरल गैस, सोडा ऐश और पैकेजिंग मटेरियल के अंदर प्राइसेस में गिरावट आई, मतलब डिफ्लेशन हुआ उसके अंदर। तो क्या डिफ्लेशन का बेनिफिट बोरोसिल को नहीं मिलेगा? देखो, बोरोसिल को बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन वो आगे पास ऑन कर देंगे अपने कस्टमर्स को। पहला एक पॉइंट आपको ये समझना चाहिए, ठीक है? अगर रॉ मटेरियल इनके लिए सस्ता हो रहा है तो ऑफकोर्स इनकी प्रोडक्शन भी सस्ती होगी, बट डिपेंड करता है कि इनकी इन्वेंट्री किस भाव के इन्होंने खरीद करके बनाई हुई है, किस कॉस्ट पे इन्होंने रॉ मटेरियल परचेज किया है, किस कॉस्ट पे सेल कर रहे हैं। पहला एक गैप वो होता है। दूसरा गैप ये है यहाँ पर कि चाइना जो है वो बहुत ही एक स्मार्ट प्लेयर है, उसकी उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है ना वर्ल्ड में बहुत ज्यादा है। तो वो अपनी कैपेसिटी को, उसको पता होता है कि सस्ते भाव में कहाँ बेचना है, क्योंकि जब आपके पास मटेरियल बहुत ज्यादा है उसको रख के करोगे क्या? तो आप चाइना अपना मटेरियल इंडिया के अंदर डिस्काउंट करके बेच देता है। डिस्काउंट करने का मतलब ये नहीं कि लॉस में बेच रहा हो, ब्रेक इवन पे बेच देगा, थोड़े से कम मार्जिन पे बेच देगा, जिससे ऑफ कोर्स उसकी प्रोडक्शन तो ज्यादा हो ही रही है, उसको इकोनॉमी ऑफ स्केल मिल रहा है, उसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, उसकी प्रोडक्शन फुल कैपेसिटी पे चलती है। लेकिन प्रॉब्लम किसको आती है? बोरोसिल जैसी कंपनीज को आती है। तो ये एक प्रॉपर कंपटीशन है बोरोसिल के लिए। प्लस कुछ डोमेस्टिक प्लेयर्स भी हैं जो ग्रो कर रहे हैं इंडिया के अंदर। 3-4 प्लेयर्स हैं जिनका नाम इन्होंने नहीं बताया, जिसमें से एक प्लेयर है वो भी अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहा है। और ये लॉन्ग टर्म के अंदर ये प्रॉब्लम आगे भी ना आए तो बोरोसिल ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाए चाइना के मटेरियल के ऊपर, क्योंकि चाइना जो भी डंप कर रहा है उससे इनको काफी प्रॉब्लम आ रही है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई उस पर भी एक्शन है नहीं, और गवर्नमेंट अगर वैसा कर रही है, एक्शन नहीं लिया, तो कोई ना कोई, देखो गवर्नमेंट के अपने रीजंस होंगे, कोई ना कोई ट्रेड रिलेटेड चीजें होंगी जो गवर्नमेंट को पता होंगी। बट फ्यूचर में इसके ऊपर आपको नजर रखनी होगी, अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हो तो गवर्नमेंट का क्या डिसीजन आ रहा है, गवर्नमेंट उसमें एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रही है ग्लास इंपोर्ट के ऊपर या नहीं लगा रही है, वो सब चीजें आगे ट्रैक करनी पड़ेंगी। और सेम चीज़ों को उन्होंने बता रखा है, जो मार्जिन है वो काफ़ी हेवीली डेंट हुए हैं। प्लस एक टेलविंड भी है इस बिज़नेस के अंदर। एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है इस कंपनी के लिए, वो ये है कि जो
सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो है उसने एक 562 गीगावाट का एक इंस्टॉलेशन का एक प्लान निकाला है, ठीक है, जो कि FY 32 तक इनको कंप्लीट करना है। तो 562 के अंदर 365 गीगावाट जो है वो ऑलमोस्ट 65% सोलर एनर्जी के जरिए आएगा, और उसमें से 120 गीगावाट जो है वो FY 24 से लेके FY 27 मतलब आने वाले 3 सालों में इंस्टॉल करना है, प्लस 179 गीगावाट जो है वो FY 28 और FY 32 के बीच में इंस्टॉल होगा। और इसकी वजह से जो सोलर की डिमांड है, जो पैनल्स की डिमांड है, वो बढ़ेगी इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ये इंडिया के एंगल से काफी पॉजिटिव न्यूज है बोरोसिल जैसी कंपनी के लिए। प्लस इनकी जर्मनी में जो एक प्लांट है जो कि कोल्ड रिपेयर में था, जो हमने आपको बताया कि जिसकी कैपेसिटी जो है इंक्रीज हो गई है प्रोडक्शन की, तो उससे भी इनको आगे बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उससे एनर्जी सेव होगी, प्लस एनर्जी सेव के साथ साथ इनकी कॉस्ट कम होगी, तो इनके मार्जिन इंप्रूव होंगे। और एक और जो पॉजिटिव स्टफ है वो ये है कि आने वाले दिनों के अंदर जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है, इनको आगे और अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। क्यों? क्योंकि जो जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री है उन्होंने भी अपना इंटरेस्ट जाहिर किया है 10 गीगावाट सोलर मॉड्यूल प्लांट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो अगर उनकी डिमांड अगर वहां से बढ़ेगी तो ऑफकोर्स बोरोसिल को एक्सपोर्ट के अच्छे ऑप्शंस वहां मिलेंगे। ये भी एक दूसरा टेलविंड है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो इनके कैपेक्स से रिलेटेड है, वो मैं आपको बताता हूँ कि कंपनी आगे क्या कैपेक्स करेगी। तो जो मेजर कैपेक्स है इनका वो कैपेसिटी एडिशन के लिए होगा, ठीक है, और करंट प्लान जो इन्होंने बताया है, ठीक है, एडिशनल फर्नेंस के लिए, प्लस मेंटेनेंस कैपेक्स भी इनके चलते रहते हैं, बिकॉज जो करंट इनका प्लांट है उसके अंदर भी इनको रिपेयर वगैरह करना पड़ता है। तो आने वाले सालों के अंदर कंपनी जो है 100 से लेकर 120 करोड़ तक का कैपेक्स करेगी, जिससे इनकी कुछ कैपेसिटी इनहैंस होगी, कुछ ये करंट प्लांट को मेंटेन करेंगे। तो नेट नेट यही है उनकी पूरी पूरी कॉन कॉल। और कॉन कॉल में आपको ये समझ आ गया होगा कुछ इनके टेलविंड्स या बिजनेस के जो इंडिया की तरफ से आ रहे हैं आने वाले सालों के लिए, कुछ टेलविंड्स इनको एक्सपोर्ट मार्केट से मिल रहे हैं। चैलेंजेस जो है वो चाइना की तरफ से आ रहे हैं, क्योंकि चाइना काफी ज्यादा एग्रेसिवली इंडिया के अंदर अपना मटेरियल जो है डंप करता है। डिमांड इंडिया की तरफ से भी वहां को जा रही है ऑफकोर्स, क्योंकि सस्ता माल वो बेचता है तो लोग खरीदते ही हैं उससे। तो वो सारे चैलेंजेस हैं कंपनी के लिए। और ये सभी शॉर्ट टर्म चैलेंज है। अगर गवर्नमेंट ने फॉर एग्जांपल इसके ऊपर अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी चाइना पे, तो ऑफ कोर्स बोरोसिल का जो स्टॉक प्राइस है आपको काफी तेजी से मूव करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में इनके जो मार्जिन है वो इंप्रूव होंगे। और ऑफ कोर्स इनकी कैपेसिटी तो इनहैंस हो ही रही है, वो आपको इनके नंबर्स में दिख रहा है, प्लस आप इन्होंने बता ही दिया इनके बाकी के प्लांट्स में भी इन्होंने एक्सपेंशन किया हुआ है। बात करते हैं इनके स्टॉक प्राइस की। स्टॉक प्राइस अगर आप देखेंगे तो काफी वॉलेटाइल है, वो इसीलिए क्योंकि कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो बिल्कुल भी स्टैग्नेंट नहीं रहते हैं। ये बार बार अप एंड डाउन करते हैं प्रॉफिट्स, ठीक है। कभी कंपनी 49 करोड़ करती है, कभी 71 करोड़ करती है, कभी 137 करोड़ करती है। जबकि इनके जो रेवेन्यू है वो हर साल इंप्रूव होते हैं, लेकिन जो इनके मार्जिन हैं वो हर साल वॉलेटाइल रहते हैं, क्योंकि चैलेंजेस होते हैं रॉ मटेरियल प्राइसेस के फ्लक्चुएशन में। बाकी के जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं वो प्राइसेस को मूव करते रहते हैं ऊपर नीचे। स्टॉक प्राइस ने एक हाई बनाया था 820-30 के लेवल पे, और तब बुल रन था। उसके बाद में देख रहे हो यहाँ से स्टॉक प्राइस गिरता चला गया, गिरते गिरते इसने यहाँ एक बॉटम बनाया 400 के लेवल पे। उसके बाद थोड़ी अच्छी इंप्रूवमेंट आई, स्टॉक ने लगभग 30% से ज्यादा 40% के आसपास इसने एक गेन किया, फिर ये अपसाइड गया, और अभी दोबारा से स्टॉक जो है 500 का 60 का लेवल टच करके नीचे आ गया है 428 पे। तो क्या यहाँ से स्टॉक को बेच के निकल जाना चाहिए? आप एक चीज देखो, नोटिस करो, कंपनी ने इस बार लॉस किया है, बट जरूरी नहीं है कंपनी अगले क्वार्टर में भी लॉस करेगी। पहला रीजन ये है, क्यों? क्योंकि हो सकता है इनके मार्जिन आगे इंप्रूव हो जाएं, इनकी कैपेसिटी और बढ़ जाए, पहली बात। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ से एक बॉटम दिखता है मुझे साफ साफ, वो ये वाला लेवल है 406। अगर इनका नेक्स्ट क्वार्टर खराब आया तो ऑफकोर्स ये लेवल टूट के नीचे आ जाएगा, जिसके चांसेस मुझे कम लगते हैं। लेकिन ऑफकोर्स स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, तो आप किसी भी चीज की गारंटी लेके मत चलो, पहली बात। और जो भी लोग ऊपर के भाव में फंसे हुए हैं, देखो आपको काफी ज्यादा वेट करना पड़ेगा, आपका भाव आएगा नहीं आएगा कुछ कह नहीं सकते, नो डाउट। मार्केट में सेंटीमेंट्स काफी अच्छे हैं, बुल रन के सेंटीमेंट्स हैं। मैनेजमेंट काफी ऑनेस्ट लगा मेरे को, मैंने जितनी कॉन कॉल पढ़ी मैनेजमेंट काफी अच्छा है इनका। ऐसा नहीं है कि वो मिसलीड कर रहे हैं किसी भी चीज को लेकर के। उन्होंने काफी सारी चीजें जो है आंसर्स करते हुए बहुत ऑनेस्टली बताई हैं। बट स्टिल सारा गेम नंबर्स का है, नंबर्स आएंगे तो स्टॉक चलेगा, नंबर्स नहीं आएंगे तो स्टॉक नहीं चलेगा, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो नेट नेट ये बॉटम मुझे नजर आता है 400 के भाव पे, ठीक है। अगर स्टॉक इससे नीचे आ जाए तो और नीचे आ सकता है, और नीचे के लेवल्स आपको दिखा सकता है। लेकिन अगर स्टॉक यहाँ से वापस मूव करता है, ठीक है, अगर स्टॉक में तेजी बनती है फॉर एनी रीजन, अगर गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा एक डिसीजन मेकिंग दिखती है आपको, और यहाँ पे कोई और टेलविंड नजर आए, कंपनी को और बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कोई मिला, तो ऑफकोर्स स्टॉक प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। और यहाँ पे फ्रेश पोजीशन मेरे को नहीं लगता किसी को बनानी चाहिए। कोई अगर नई पोजीशन बनाना चाहता है तो ना बनाए, क्योंकि कंपनी काफी वॉलेटाइल है, प्राइसेस इसके प्रॉफिट्स काफी वॉलेटाइल रहते हैं। तो हो सकता है कि आप गेन तो कर लोगे, लेकिन बुल रन का समय आप ऐसी कंपनी में पैसा लगाओ, फ्रेश पोजीशन अगर आपको बनानी है, जिसके अंदर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो, तो आपको आने वाले टाइम के अंदर 2 साल 3 साल के अंदर प्राइस जो है वो इंक्रीज करा हुआ मिले, ना कि प्राइस एक टॉप बनाए और फिर नीचे आ जाए, ठीक है। कंपनी ये बहुत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। बट एक ही प्रॉब्लम है, वो है इंटरनेशनल मार्केट, जहां से इसको चैलेंजेस आते हैं। आने वाले टाइम में इसको टेलविंड्स बहुत मिलेंगे, बिजनेस बहुत मिलेगा, क्योंकि आने वाला समय जो है अभी से ही सोलर पैनल्स का है, सोलर की डिमांड काफी अच्छी है, बट स्टिल कंपटीशन अच्छा है। इंडियन मार्केट्स में भी नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं, प्लस
चाइनीज मार्केट तो है ही। जो लोग ऊपर के भाव में फंसे हैं वो लोग वेट करें, बिल्कुल वेट करें, और नीचे एवरेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता उनको करना चाहिए। स्टॉक प्राइस ऊपर आएगा तब आप यहाँ से निकलने का सोचना, क्योंकि ऑपरेटर के पास भी इसके स्टॉक से ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पे छोड़ देगा भाव को, थोड़ा सा ऑपरेटर भी इसको मूव करेगा। बट स्टिल न्यू पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, एवरेज भी नहीं करना चाहिए। आप जिस भाव पे बैठे हो वहीं बैठे रहो और लॉस में मत बेचो। सिर्फ स्टॉक को होल्ड करो और देखो क्या होता है। ठीक है, और कोई अगर ऊपर है तो ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत मूवमेंट आएगी, स्टॉक ऊपर निकल जाएगा। सेंटीमेंट्स बुल रन के हैं, ज्यादा नेगेटिव न्यूज मुझे नहीं लगता मार्केट बहुत सीरियसली लेने वाला है। लेकिन हाँ, जब लॉस कंपनी करती है 7-12 करोड़ का, तो उसके अंदर देखो स्टॉक का गिरना तो बनता ही है। आगे प्रॉफिट अगर नेक्स्ट क्वार्टर में अच्छा आता है तो आपको अच्छा एक मूवमेंट देखने को यहाँ से मिल सकता है। नेट नेट मैनेजमेंट अच्छा है, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रही है। बट चैलेंजेस जो है वो एक्सटर्नल मार्केट के, वो इसको काफी परेशान कर रहे हैं। नेट नेट यही है पूरा एनालिसिस इस कंपनी के बारे में। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में जरूर लिखें मेरे को, मैं जरूर उस पर और रिसर्च करके आपको आंसर करूंगा। आप अपनी तरफ से स्टॉक के नेक्स्ट क्वार्टर के प्रॉफिट्स को जरूर ट्रैक करें, तभी आगे कोई डिसीजन लें, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी डिस्कशन करें इसके बारे में। ये वीडियो जो है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर भी नहीं हूँ। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप एनालिसिस एक बार जरूर कर लें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।